Hello and welcome to the best mutual funds for 2026 by Finology. बहुत आपका रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये कब आएगा एंड इट फील्स गुड कि आप हम पे इतना भरोसा करते हैं एंड यू वांट कि हमारा ओपिनियन क्या है बिफोर मेकिंग योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड ट्रस्ट मी, हम इसको बहुत वैल्यू और रिस्पेक्ट करते हैं। इस साल ना वी आर स्टार्टिंग विद वो फंड जिसको शायद लोग सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं, सबसे ज्यादा ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बोरिंग है, रिटर्न्स के लिए नहीं है। और हमेशा मैं देखता हूँ कि पिछले कुछ सालों में ये फर्क आया है कि लोग म्यूचुअल फंड्स में तो इन्वेस्ट करने लगे हैं लेकिन अभी भी अपने इमरजेंसी फंड को निग्लेक्ट करते हैं। कई सालों का डेटा ये है कि पहले वीडियो को लेके ना एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वी आर यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी कि हम और ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि यार लिक्विड फंड्स ना जरूरी हैं, ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके इमरजेंसी फंड का। तो इमरजेंसी फंड ना आप दो तरीकों से कर सकते हो, या तो ऐसी एफडी जिसको आप कभी भी जब चाहे प्री मेच्योरली भी तोड़ सको, विड्रॉ कर सको, यानी ऑटो स्वीप वाली एफडी सेविंग्स अकाउंट में, या दूसरा तरीका होता है लिक्विड फंड। अब ये दोनों में ना लिक्विड फंड्स को एक डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इन द लॉन्ग रन एक अलग तरीके का टैक्स एडवांटेज है, वो मैं डिस्कस करूंगा। इसलिए अगर मैं वो टैक्स एडवांटेज भी कंसिडर कर लूं तो ये इमरजेंसी फंड का बेस्ट पॉसिबल तरीका है। देखो, मैं दोनों तरीके रिकमेंड करता हूँ, ऑटो स्वीप भी कर सकते हो या आप लिक्विड फंड भी कर सकते हो। ऑटो स्वीप के साथ एक प्रॉब्लम और है कि अगर आप में डिसिप्लिन ना हो ना, तो सेविंग्स अकाउंट है, डेबिट कार्ड से निकल सकता है, ऑटो स्वीप हो भी तो भी वो बैलेंस भी निकल सकता है, तो डिसिप्लिन का भी प्रॉब्लम आता है। जिस अकाउंट से हमारे खर्चे हो रहे हैं उसमें इमरजेंसी फंड टिक नहीं पाता, तो इसलिए भी लिक्विड फंड्स आर अ बेटर ऑप्शन। लेकिन इसको हम इग्नोर करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें रिटर्न्स अच्छे नहीं होते ना। 6 से 7% का रिटर्न मिलेगा, आउटसाइज्ड आपको रिटर्न मिल जाए ऐसा होगा नहीं, तो ये बहुत बोरिंग लगता है। ऐसा लगता है म्यूचुअल फंड में ही डालना है ना, तो मैं कम से कम लार्ज कैप में तो डालूं, लार्ज कैप इंडेक्स फंड में 10-12% का रिटर्न तो कमाऊं। लेकिन नहीं, ये मेंटल ब्लॉक है, इसको जरा हटाओ। आप अगर सेविंग्स अकाउंट में इमरजेंसी फंड रखोगे ना, तो वो बचने नहीं वाला है। और अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रखोगे तो वोलैटिलिटी के कारण अगर इमरजेंसी के समय मार्केट डाउन हुआ तो आपका प्रिंसिपल कम हो जाएगा। तो ध्यान रखो इन चीजों का, डिसिप्लिन रखो ना। लिक्विड फंड्स एग्जिस्ट करते हैं ना, इसी के लिए एग्जिस्ट करते हैं। तो इमरजेंसी फंड के लिए ना लिक्विड फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इसके पहले का भी एक प्रोसेस है जिसको हम इग्नोर करते हैं, और अगर उसको हमने इग्नोर किया तो हमारे इमरजेंसी फंड्स नीडलेसली ड्रेन होंगे। तो मैं आपको हमारे इस साल का बेस्ट इमरजेंसी फंड बताऊं, इसके टैक्स बेनिफिट्स बताऊं, उसके पहले ये ध्यान रख लो। मैं कई बार कहता हूं कि क्रोनोलॉजी ज़रूरी है, तो इमरजेंसी फंड के पहले भी ये लिस्ट का आप पूरा बेनिफिट उठा सको, वो तब होगा जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करोगे सही हेल्थ इंश्योरेंस लेके। वरना एक हॉस्पिटलाइजेशन होता है और हमारा इमरजेंसी फंड, हमारे इन्वेस्टमेंट्स सब लिक्विडेट करने पड़ते हैं। तो ये ना हो ना, जिस चीज के लिए प्रोटेक्शन अवेलेबल है, तो जिस चीज को आप इंश्योरेंस से प्रोटेक्ट कर सकते हो करो ना। देखो, उस समय प्रीमियम देना महंगा पड़ता है, लेकिन अगर क्लेम लेने की नौबत आए ना और इंश्योरेंस ना हो, तो बहुत पछतावा होता है कि यार इंश्योरेंस ले लिया होता। क्यों पछताना? अनप्रिडिक्टेबल अनरीजनेबल कॉस्ट से अच्छा है हम एक प्रिडिक्टेबल छोटा सा प्रीमियम दे देना। और देखो, आजकल तो बहुत ज्यादा पेपर वर्क, बहुत ज्यादा लेंदी टू एंड फ्रो भी नहीं लगता ना। डिट्टो इंश्योरेंस आपका पूरा पेपर वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट हैंडल करता है। इसके अलावा जब क्लेम लेने की नौबत आती है तो भी डिट्टो पूरे प्रोसेस में आपकी हेल्प करता है। और सबसे जरूरी बात, इंश्योरेंस के नाम पे जो हमको सबसे ज्यादा डर लगता है कि अपनी लीड छोड़ी नहीं कि दुनिया भर के स्पैम कॉल्स आने लगेंगे, थैंकफुली डिट्टो के साथ ऐसा नहीं होता है। तो आप अपने लिए अगर एक सही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सिलेक्ट करना चाहते हो, तो डिट्टो के साथ आप एक फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले जो मैंने बात की थी कि कैसे लिक्विड फंड्स टैक्स के मामले में उनको थोड़ा एडवांटेज है एफडीज के ऊपर। तो देखो, एफडी में क्या होता है कि हर साल आप जो इंटरेस्ट कमा रहे हो उस पे आपको उस साल टैक्स देना है। लेकिन लिक्विड फंड में क्या होता है, जब तक आप रिडम्पशन नहीं करोगे एक्चुअली, तब तक आपको टैक्स नहीं देना है। यानी इसमें ना एक टैक्स डेफरल एडवांटेज है कि जिस साल आपने रिडीम किया और जितना रिडीम किया उस साल उतने पे ही टैक्स देना है। पूरी इनकम पे इंटरेस्ट कमा रहे हैं और हर साल टैक्स दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब इसका फायदा क्या होता है कि जब तक आप रिडीम नहीं कर रहे हो ना, तब तक आपको कंपाउंडिंग पूरे अमाउंट पे मिलती है। नहीं तो क्या होता है कि टैक्स आपको लगा तो आपका ओवरऑल कॉर्पस कम हो गया, तो कंपाउंडिंग स्लो हो गई। तो कंपाउंडिंग स्लो नहीं होती है।
और उसके बाद जो कैपिटल गेन लगता है, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, वो बिल्कुल एफडीज के बराबर ही लगता है। तो इसमें डेफरल एडवांटेज है, पूरे अमाउंट पे कंपाउंडिंग होती है, और उसके बाद फाइनल जब भी आप रिडीम कर रहे हो तो टैक्सेशन का रेट भी एफडीज के सिमिलर है। तो ओवरऑल टैक्सेशन इज मच मोर बेनिफिशियल हियर। ठीक है, अब ना हम लिक्विड फंड की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं, और ये बहुत जरूरी है, यहाँ पे हमसे गलतियां होती हैं। लेकिन उसके पहले बहुत ब्रीफली बता देता हूँ कि लिक्विड फंड क्या है। लिक्विड फंड एक ऐसा फंड है जो डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, मेजरली जो बहुत शॉर्ट मेच्योरिटी वाली होती है, 91 डेज से कम। ये ज्यादातर कमाते हैं जब जो बॉन्ड ये खरीद रहे हैं उससे जो इनको इंटरेस्ट मिलता है उससे, ना कि मार्केट या प्राइस मूवमेंट से। वो ये लोग उससे कमाने की कोशिश नहीं करते हैं। जनरली आप ना ऊपर ऊपर से सुनोगे कि लिक्विड फंड ये तो बहुत सेफ होते हैं, इनमें रिस्क नहीं है। रिस्क कम है, लेकिन रिस्क है। ये डिपेंड करता है फंड मैनेजर के ऊपर कि वो कितने रिटर्न्स को चेज कर रहा है। तो ना अपन जो इक्विटी में, स्टॉक्स में सुनते हैं ना, लिक्विड फंड्स थोड़ा उससे उल्टा चलता है। यहां अगर रिटर्न्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं तो गड़बड़ है, तो इट्स अ रेड फ्लैग। वो फंड मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कभी, क्योंकि मतलब उस फंड में ना फंड मैनेजर रिस्क ज्यादा ले रहा है। देखो, इक्विटी से ना डेट फंड्स इस मामले में डिफरेंट होते हैं। यहाँ रिस्क और रिवॉर्ड प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड की चांसेस। तो अगर रिटर्न्स ज्यादा हैं तो मैं रिटर्न्स देख के बोल सकता हूं कि ये ज्यादा रिस्क ले रहा है, ये मरवाएगा किसी दिन। इक्विटी में ऐसा नहीं है। इक्विटी में आप रिस्क मिटिगेट करके हायर रिटर्न्स ला सकते हो, कि ऐसी कंपनियां जिनमें डेट है जो बहुत एग्रेसिव है वो हटा दो, हम तो सेफ्टी सीख कर रहे हैं। तो इक्विटी में रिटर्न कमाने के दोनों तरीके होते हैं, हाई ग्रोथ या हाई वैल्यू अंडर प्राइस्ड। इसीलिए अगर इक्विटी में कोई फंड ज्यादा रिटर्न ला रहा है मतलब वो ज्यादा रिस्की है, जनरली ऐसा नहीं है। लेकिन डेट फंड्स में ऐसा है। तो बिल्कुल उल्टा है जो हम सीखते हैं इक्विटी में उसके अगेंस्ट, कि अगर कोई लिक्विड फंड ज्यादा रिटर्न्स ला रहा है अपने बेंचमार्क से तो आई विल बी वरिड, और वो मेरी लिस्ट से बाहर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, आप जो मैं बताने वाला हूं वो आपको ना भी पता हो, आप जिंदगी में आगे भी लिक्विड फंड्स चूज कर रहे हो या ज्यादातर कोई भी डेट फंड चूज कर रहे हो, मोस्ट कैटेगरीज, एक दो एक्सेप्शंस हो सकते हैं कभी कभार, प्लीज ध्यान रखना, लिक्विड फंड्स लो रिस्क हैं, रिस्क फ्री नहीं है। एक खराब बॉन्ड अगर फंड में आ जाए और वो डूब जाए तो महीनों के या सालों के गेन्स ना किसी फंड में जीरो भी हो सकते हैं। डरने की बात नहीं है, जैसा मैंने कहा ये बहुत रेयर इवेंट है, और उसको भी आप और ज्यादा मिटिगेट कर सकते हो फंड सिलेक्शन में, रिटर्न्स नहीं सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करके। वो कैसे किया है हमने, वो मैं आपको बताऊंगा हमारे फंड सिलेक्शन प्रोसेस में, कि क्या फिल्टर्स हमने लगाए। तो अब आपके स्क्रीन पे वो क्राइटेरिया होगा और मैं आपको समझाते चलूंगा। तो देखो, सबसे पहला ट्रैक रिकॉर्ड, मिनिमम 5 साल तो चाहिए ही, कि अलग अलग समय में उस स्कीम ने कैसा किया। उसके बाद ना एएमसी का क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड, उस पूरी एएमसी में कभी भी उसकी पूरी हिस्ट्री में कोई भी राइट डाउन नहीं होना चाहिए। यानी कभी भी कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट उसके किसी भी डेट फंड ने ना किया हो जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट डूब ही गया हो, जिसमें रिटर्न ना मिला हो या रेसिडुअल रिटर्न मिला हो, वैसा नहीं चाहिए। इसके अलावा मुझे ट्रेजरी बिल्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसमें क्रेडिट रिस्क ना के बराबर हो या कहो हो ही ना, उसका एलोकेशन ज्यादा चाहिए ताकि ज्यादा सेफ्टी आए। क्रेडिट क्वालिटी, मुझे एसेट्स 90% के ऊपर ऐसे चाहिए जो ट्रिपल ए या उस तरह की हायर रेटिंग्स के साथ आते हो। फिर मुझे इश्यूअर कॉन्सेंट्रेशन ऐसा चाहिए कि एक फंड का एक्सपोजर 10% से ज्यादा किसी एक इश्यूअर के अगेंस्ट ना हो, अगर वो प्राइवेट एंटिटी है तो। यानी मान लो चाहे वो टाटा ग्रुप ही क्यों ना हो, उस पूरी स्कीम में जितने बॉन्ड्स डिबेंचर्स हैं उसमें से 10% या उससे कम किसी एक कंपनी जैसे टाटा, रिलायंस या अदानी के होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, ताकि एक ग्रुप को कुछ अगर हो तो स्कीम को बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। इंस्टेंट रिडम्पशन फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, यूजुअली 50,000 तक अवेलेबल होती है, लेकिन एकदम से अगर मुझे उसी मिनट पैसा चाहिए तो मैं T+1 अगले दिन या 2 दिन भी रुक नहीं सकता, 50,000 मुझे तुरंत मिले। लिक्विड फंड का पर्पज ही है कि इंस्टेंट रिडम्पशन मिले, तो वो होना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो अगर डायरेक्ट प्लान है जो मैं रिकमेंड करता हूं तो वो 0.15% से कम होना चाहिए। एवरेज मेच्योरिटी, ये फंड ऐसी सिक्योरिटीज में करे जिसका 60 डेज हो, ताकि मेरा एक सिक्योरिटी की तरफ एक्सपोजर 2 महीनों के आसपास ही हो। इससे ना रिस्क कम होता है कि जल्दी जल्दी मेच्योरिटी हो पाती है। और सेबी का जो 91 डे का कैप है इस कैटेगरी के लिए, मैं उससे भी ज्यादा कंजर्वेटिव रहना चाहता हूं। और जब मैं ये सारे फिल्टर्स लगाता हूं
तो मेरी प्रेफर्ड चॉइस आती है क्वांटम का लिक्विड फंड। ध्यान रखना, जब भी मैं इस एएमसी की बात करता हूं तो कई बार लोग क्वांट में कंफ्यूज होते हैं। मैं क्वांट नहीं, क्वांटम लिक्विड फंड की बात कर रहा हूं। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनका ना हाईएस्ट एक्सपोजर है इन इट्स कैटेगरी टू ट्रेजरी बिल्स, और ये सेफेस्ट होते हैं। इनका ना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी पीएसयू बैंक्स का जो है उसका एक्सपोजर भी काफी हाई है, और ये भी बहुत सेफ होते हैं। अच्छा, एक यूनिक फीचर इसका ये है कि इसका एक्सपोजर टू प्राइवेट एंटिटीज है ही नहीं। यानी कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी है जो बॉन्ड डिबेंचर इशू कर रही है, उसको ये नहीं लेगा। इससे ना इसकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, रिटर्न्स थोड़े मार खाते हैं, लेकिन मैं आपको समझा चुका हूँ, यहाँ हमको सेफ्टी देखना है, क्योंकि इसका ऑल्टरनेट एफडीज है। तो हमको एफडी के जितना नज़दीक जा सके हम सेफ्टी में, उतना नज़दीक जाने की कोशिश करनी है। इसका ना पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर्स ये लोग वीकली करते हैं। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, इससे ट्रांसपेरेंसी, कंफर्ट बढ़ता है। इसका लगभग अब 19-20 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं है कि ये करंट पॉलिसी है या सेफ्टी इनके पास नया नया आया, ये हमेशा से ऐसे ही सेफ रहे हैं। इनको मुझे लगता है अब क्लोज टू 8-9 सालों से तो मैं ट्रैक कर रहा हूँ। एक्सट्रीमली सेफ्टी ओरिएंटेड, ना सिर्फ ये फंड, पूरी एएमसी की वैल्यूज ही बहुत सेफ्टी ओरिएंटेड है। इसके साथ ही इनका एक्सपेंस रेशो 0.15% है। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे ये फंड हो या अगला फंड हो, कोई भी आगे का फंड हो, मेरा या मेरे से जुड़ी हुई कंपनीज का किसी भी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन एएमसीज के साथ कोई रिलेशन नहीं है। आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करो ना करो, ना मैं आपको कोई लिंक देने वाला हूं, ना आपका इन्वेस्टमेंट मुझसे मैप होगा, मैं किसी भी तरह से बेनिफिट नहीं होने वाला हूं। ये जो फंड रिकमेंडेशंस हैं, ये किसी भी तरह से स्पॉन्सर्ड नहीं है। कोई भी एएमसी को ना हम अप्रोच करते हैं, और इन एएमसीज ने भी मुझे कभी अप्रोच नहीं किया है। सो दिस इज कंप्लीटली अनबायस्ड। आई विल नॉट प्ले विथ योर ट्रस्ट, इट्स प्राइसलेस। लेकिन ये वीडियो मैं खत्म करूं उससे पहले ध्यान रखना, क्रोनोलॉजी सही होना बहुत जरूरी है। ये सबके पहले प्लीज गेट द राइट हेल्थ इंश्योरेंस। और डिट्टो ना, अब आपकी कंफर्टेबल भाषा में आपकी हेल्प कर सकता है, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी, दोनों ही भाषाओं में उनके अनबायस्ड प्रोफेशनल एडवाइजर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आप उनकी वेबसाइट में जाओगे ना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जब आपको कोई भी क्वेरी हो आप उसको टाइप करो, तो साथ में आप लिख देना हिंदी या इंग्लिश, ताकि आपको जवाब उसी भाषा में मिले। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, और साथ ही ना बेल आइकन को दबा देना और ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक कर देना, ताकि हर 2-3 दिन में जब इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सारे फंड रिकमेंडेशंस ना आपको मिल सके। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।